अयोध्या केस की सुनवाई एक बार फिर टल गई है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने गुरुवार को सुनवाई की, लेकिन बहस के दौरान ऐसा कुछ हुआ कि आज की सुनवाई खत्म करते हुए 29 जनवरी की तारीख तय कर दी गई। अयोध्या केस की सुनवाई एक बार फिर टल गई। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने गुरुवार को सुनवाई की, लेकिन बहस के दौरान ऐसा कुछ हुआ कि आज की सुनवाई खत्म करते हुए 29 जनवरी की तारीख तय कर दी गई। इस मामले में 4 जनवरी को पिछली सुनवाई हुई थी और तय हुआ था कि 10 जनवरी को 5 जजों की संवैधानिक पीठ इस पर सुनवाई करेगी। गुरुवार की सुनवाई सकारात्मक रूप से शुरू हुई। खुद चीफ जस्टिस ने कहा कि आज नियमित सुनवाई की तारीख तय कर देंगे। सभी पक्ष के वकील भी इसके लिए तैयार हो गए। तभी मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने संवैधानिक पीठ में जस्टिस यूयू ललित को शामिल किए जाने पर सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा, जस्टिस ललित 1994 में राम मंदिर से जुड़े केस में ही भाजपा नेता और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के लिए बतौर वकील कोर्ट में पेश हुए थे। इसके बाद जस्टिस ललित ने यह कहकर सभी को हैरान कर दिया कि वे इस केस की सुनवाई का हिस्सा नहीं रहना चाहते हैं। यह सुनते ही चीफ जस्टिस गोगोई ने कहा, ऐसा है तो फिर तारीख तय करने के लिए किसी और दिन बैठेंगे। इसके साथ ही सुनवाई टल गई। अब 29 जनवरी को सुनवाई होगी और इसके लिए नई संवैधानिक बेंच बैठेगी। हिंदू पक्षकारों का राजीव धवन पर आरोप है कि उन्होंने जानबूझकर ऐसी बात कही कि सुनवाई टल गई। कल्याण सिंह के जिस केस का जिक्र राजीव धवन ने किया वो 1994 का है। तब राम मंदिर मामले में कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने के मामले में सुनवाई हुई थी और यूयू ललित वकील के रूप में पेश हुए थे। इस मामले में कोर्ट ने कल्याण सिंह को 1 दिन की जेल और 20,000 रुपये जुर्माने की सजा दी थी। 15वीं विधानसभा में परंपराओं के टूटने का क्रम, उपाध्यक्ष पद के चुनाव में जारी रहने की परिस्थितियां बन रही है। विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव से कांग्रेस और भाजपा के बीच पैदा हुई कड़वाहट सदन में दूसरे दिन भले ही नजर नहीं आई हो, लेकिन उपाध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस की हीना कांवरे और भाजपा के जगदीश देवड़ा के नामांकन दाखिल करने से दूरियों का अंदाजा लगाया जा सकता है। 15वीं विधानसभा में परंपराओं के टूटने का क्रम, उपाध्यक्ष पद के चुनाव में जारी रहने की परिस्थितियां बन रही है। विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव से कांग्रेस और भाजपा के बीच पैदा हुई कड़वाहट सदन में दूसरे दिन भले ही नजर नहीं आई हो, लेकिन उपाध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस की हीना कांवरे और भाजपा के जगदीश देवड़ा के नामांकन दाखिल करने से दूरियों का अंदाजा लगाया जा सकता है। गुरुवार को उपाध्यक्ष चुनाव के लिए सदन में मत विभाजन भी हो सकता है। उपाध्यक्ष पद के लिए हीना की सूचनाएं पहले जमा हुई, जबकि करीब 11:15 बजे देवड़ा की सूचना जमा की गई। कांवरे के 4 में से एक सेट में एक सपा विधायक राजेश शुक्ला और बसपा के संजीव सिंह कुशवाहा ने प्रस्तावक समर्थक के रूप में नाम शामिल किया। देवड़ा के फॉर्म में प्रस्तावक गोपाल भार्गव का नाम था तो समर्थक डॉक्टर सीता सरन शर्मा रहे। अध्यक्ष के एक तरफा निर्वाचन के बाद अब उपाध्यक्ष पद के लिए भी मतदान हो सकता है। उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी जगदीश देवड़ा को जिताने के लिए भाजपा ने चाक चौबंद व्यवस्था की है। ने सभी संभाग प्रभारियों से कहा है कि वे विधायकों की मौजूदगी सुनिश्चित करें। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने कहा कि हमारी संख्या बल 109 से कम नहीं होना चाहिए। झीरम कांड की एसआईटी जांच को लेकर जकाछ विधायक व विधानसभा में गठबंधन दल के नेता धर्म सिंह ने सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नंद कुमार पटेल की हत्या के ठीक 5 मिनट पहले जो व्यक्ति मौके पर था वह आज कैबिनेट मंत्री है। झीरम कांड की एसआईटी जांच को लेकर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ विधायक व विधानसभा में गठबंधन दल के नेता धर्म सिंह ने सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नंद कुमार पटेल की हत्या के ठीक 5 मिनट पहले जो व्यक्ति मौके पर था वह आज कैबिनेट मंत्री है। उन्होंने सवाल किया, क्या एसआईटी के अफसर कैबिनेट मंत्री से जांच का साहस जुटा पाएंगे? जब तक जांच पूरी नहीं होती लखमा को कैबिनेट से हटा दिया जाना चाहिए। साथ ही धर्मजीत ने एसआईटी की जांच हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में करने की मांग की। विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन पर बुधवार को चर्चा हुई। इस दौरान जखांच विधायक सिंह ने कहा कि मैं एसआईटी जांच का स्वागत करता हूं, लेकिन जो भी जांच हो व्यापक होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जैसे भी हो इस घटना और चेहरों के आगे से भी पर्दा हटना चाहिए, यह बेहद जरूरी है। सिंह ने कहा कि जब घटना हुई तब तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी भी आई थी। मनमोहन सिंह ने ही घटना की एनआईए जांच के निर्देश दिए थे। फिर राज्य सरकार ने न्यायिक जांच आयोग का गठन किया। बदलते वर्किंग कल्चर और खत्म होती पर्सनल लाइफ से संबंध में 28 दिसंबर को लोकसभा में एक बिल पेश किया गया। इस बिल को राइट टू डिस्कनेक्ट नाम दिया गया है। यह बिल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सांसद सुप्रिया सूले ने लोकसभा में पेश किया था। बदलते वर्किंग कल्चर और खत्म होती पर्सनल लाइफ से संबंध में 28 दिसंबर को लोकसभा में एक बिल पेश किया गया। इस बिल को राइट टू डिस्कनेक्ट नाम दिया गया है। यह बिल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सांसद सुप्रिया सूले ने लोकसभा में पेश किया था।
इस बिल के अनुसार कर्मचारियों को यह अधिकार देने की बात कही गई है कि वह ऑफिस से आने के बाद अपने ऑफिशियल कॉल और मेल का जवाब देने की मजबूरी से छुटकारा पा सकेंगे। इस बिल को पेश करते हुए सुप्रिया सूले ने कहा कि इस बिल के जरिए कंपनी कर्मचारियों पर ज्यादा काम नहीं ला सकेगी। बिल के लागू हो जाने के बाद कर्मचारियों में तनाव कम होगा और काफी हद तक उनकी पर्सनल लाइफ स्टेबल रहेगी। आपको बता दें कि यह बिल अभी सिर्फ लोकसभा में पेश किया गया है। लोकसभा और राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बाद ही यह कानून बन पाएगा। इस बिल के तहत कल्याण प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। इसमें आईटी, कम्युनिकेशन और श्रम मंत्रियों को रखा जाएगा। इस बिल के तहत एक चार्टर भी तैयार किया जाएगा। चार्टर के तहत जिन कंपनियों में 10 से ज्यादा कर्मचारी हैं, उन्हें अपने कर्मचारियों से इस बिल के संबंध में बात कर यह जानना होगा कि वे क्या चाहते हैं। कर्मचारियों से बात कर कंपनी को रिपोर्ट बनानी होगी, जिसके बाद फाइनल फैसला लिया जाएगा। इससे पहले ऐसा ही एक बिल फ्रेंच सुप्रीम कोर्ट लागू कर चुकी है। न्यूयॉर्क में भी इसकी शुरुआत हुई और जर्मनी में भी इसे कानून बनाने की चर्चा चल रही है। भारत में अगर ये बिल पास हो गया तो ऑफिस से आने के बाद कर्मचारी अपने ऑफिशियल कॉल्स और मेल का जवाब देने की मजबूरी से छुटकारा पा सकेंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री और भाजपा विधायक ननकी राम ने गुरुवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की। इस मुलाकात में उन्होंने सीएम के साथ कानून व्यवस्था को लेकर कई मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही कंवर ने सीएम से एडीजी मुकेश गुप्ता के खिलाफ उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की। छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री और भाजपा विधायक ननकी राम ने गुरुवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की। इस मुलाकात में उन्होंने सीएम के साथ कानून व्यवस्था को लेकर कई मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही कंवर ने सीएम से एडीजी मुकेश गुप्ता के खिलाफ उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग भी की है। सत्ता परिवर्तन के बाद राज्य में ब्यूरोक्रेट्स सियासी दंगल में फंसते नजर आ रहे हैं। अफसरों के तबादले हो रहे हैं और उन्हें महत्वपूर्ण पदों से हटाकर अन्य अधिकारियों को वहां बैठाया जा रहा है। सरकार अपने अनुरूप अधिकारियों की पदस्थापना महत्वपूर्ण पदों पर कर रही है। इसी बीच पक्ष और विपक्ष के बीच इन्हीं अधिकारियों को लेकर सियासी खींचतान भी चल रही है। कोरबा की रामपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक ननकी राम कंवर राज्य के पूर्व गृह मंत्री हैं। वे अपने कार्यकाल के दौरान से ही पुलिस अधिकारी मुकेश गुप्ता की कार्यप्रणाली से असंतुष्ट रहे हैं। ननकी ने सीएम भूपेश के साथ मुलाकात के दौरान मिक्की मेहता प्रकरण का हवाला देते हुए इससे एडीजी मुकेश गुप्ता की भूमिका को संदेह के घेरे में लिया है। सीएम को एक ज्ञापन सौंपते हुए उन्होंने इस मामले में एडीजी गुप्ता की भूमिका पर उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की। ननकी ने अपने ज्ञापन में उल्लेख किया है कि जिस समय मुकेश गुप्ता रायपुर में एसपी के रूप में पदस्थ थे, उस दौरान डॉक्टर मिक्की मेहता नाम के शख्स की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। इस मामले में कोई भी अपराध दर्ज नहीं हुआ। सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर तबकों को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में 10% आरक्षण पर संसद की मुहर लग गई है। लोकसभा के बाद राज्यसभा ने भी बुधवार को सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण देने संबंधी 124वें संविधान संशोधन विधेयक को 165 वोटों से पारित कर दिया। सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर तबकों को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में 10% आरक्षण पर संसद की मुहर लग गई है। लोकसभा के बाद राज्यसभा ने भी बुधवार को सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण देने संबंधित 124वें संविधान संशोधन विधेयक को 165 वोटों से पारित कर दिया है। सदन में बिल को लेकर हुए मतदान में इसके विरोध में 7 वोट पड़े। सरकार ने यह संशोधन संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 के तहत किया है, जिसकी वजह से राज्यों की विधानसभाओं से इसे पारित कराने की जरूरत नहीं होगी। अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद 10% आरक्षण की यह व्यवस्था केंद्र और राज्य की सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में प्रभावी हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों सदनों से बिल पास होने को सामाजिक न्याय की जीत बताया है और कहा है कि इससे हमारी युवा शक्ति को अपने कौशल का प्रदर्शन करने और बदलते भारत में अपना योगदान देने का अवसर मिलेगा। इस बिल के पास होने के बाद हर वर्ग के गरीब स्वर्ण को आरक्षण का फायदा मिल सकेगा। इसके लिए इस बिल में शर्तें रखी गई हैं, जो यह तय करेगी कि किसे इस आरक्षण का फायदा मिलेगा और किसे नहीं। अगर आप भी इस श्रेणी में आते हैं तो इसका फायदा लेने के लिए आपको कुछ कागजात तैयार रखने होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का एक वीडियो वायरल हो रहा है और इसके बाद भाजपा नेताओं ने उन्हें निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। यह वीडियो संसद का है, जहां वंदे मातरम गायन हो रहा है और राहुल गांधी इधर उधर देख रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का एक वीडियो वायरल हो रहा है और इसके बाद भाजपा नेताओं ने उन्हें निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। यह वीडियो संसद का है, जहां वंदे मातरम का गायन हो रहा है और राहुल गांधी इधर उधर देख रहे हैं। दिल्ली में भाजपा नेता तेजिंदर पाल बग्गा ने यह वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर डाला है। बग्गा ने कमेंट में लिखा है, द एक्सीडेंटल इंडियन, जिस पर बड़ी संख्या में यूजर्स की प्रतिक्रिया आ रही है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लिखा है कि शायद इसीलिए मध्य प्रदेश में वंदे मातरम पर पाबंदी लगाई गई थी।
मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार के समय से परंपरा थी कि महीने के पहले दिन सभी मंत्रालयों में राष्ट्रगीत का गायन होता था, लेकिन पिछले दिनों कांग्रेस की सरकार बनने के बाद इस पर पाबंदी लगा दी गई। हालांकि विवाद बढ़ा तो इसे नए रूप से बहाल कर दिया गया, लेकिन इसी बहाने भाजपा नेताओं को कांग्रेस पर निशाना साधने का मौका तो मिल गया। नई व्यवस्था के तहत अब हर महीने के पहले दिन सुबह 10:45 पर पुलिस बैंड की धुन पर इसे गाया जाएगा। इतना ही नहीं, इस दिन सभी सरकारी कर्मचारी शौर्य स्मारक से वल्लभ भवन तक मार्च करेंगे। इसमें आम लोगों को भी जोड़ा जाएगा। इस संबंध में सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। गन्ने के उचित मूल्यों को लेकर नरसिंहपुर के किसानों ने विधानसभा घेराव का ऐलान किया। इसी सिलसिले में आज सैकड़ों की संख्या में किसान अमरकंटक एक्सप्रेस में सवार होकर भोपाल के लिए निकले। ये सभी किसान विधानसभा का घेराव करेंगे। गन्ने के उचित मूल्य को लेकर नरसिंहपुर के किसानों ने विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। इसी सिलसिले में आज सैकड़ों की संख्या में किसान अमरकंटक एक्सप्रेस से रवाना होकर भोपाल के लिए निकले हैं। ये सभी किसान विधानसभा का घेराव करेंगे। इस बीच हबीबगंज स्टेशन पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। नरसिंहपुर जिले से भोपाल पहुंचे किसानों को पुलिस रेलवे स्टेशन से बाहर निकालने नहीं दे रही है। ऐसे में किसानों ने स्टेशन पर ही डेरा डाल लिया है और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। आपको बता दें कि किसानों ने स्टेशन से विधानसभा तक पैदल मार्च की तैयारी की। सोमवार को किसान संघर्ष समिति के बैनर तले किसानों ने नरसिंह भवन पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया था। इतना ही नहीं, किसानों ने कलेक्ट्रेट के नोटिस बोर्ड पर खून से इबारत लिखते हुए 3 सूत्रीय मांगे उठाई थी कि गन्ने के दाम 350 रुपए प्रति क्विंटल किए जाए। इसके अलावा 12 घंटे में ट्रैक्टर ट्राली खाली की जाए और गन्ने का भुगतान 14 दिन में किया जाए। आंदोलन के दौरान किसान मुख्य गेट पर करीब 1.5-2 घंटे तक डटे रहे थे। इसके बाद किसानों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बातचीत के बाद कलेक्टर दीपक सक्सेना ने किसानों को आश्वस्त किया कि किसानों की समस्या प्राथमिकता से निपटाई जाएगी। उन्होंने कहा कि जिले के चारों एसडीएम शुगर मिलों से शुगर रिकवरी की जांच करा रहे हैं। शुगर मिल प्रबंधन से बातचीत हो रही है। जल्द ही समस्या का निराकरण किया जाएगा। राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन में कृतज्ञता ज्ञापन पर चर्चा के दौरान भाजपा विधायक व पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने सरकार पर जमकर हमला किया। राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन में कृतज्ञता ज्ञापन पर चर्चा के दौरान भाजपा विधायक व पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने सरकार पर जमकर हमला किया। उन्होंने एक सामाजिक कार्यकर्ता का बयान का उल्लेख करते हुए कहा कि चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों को नक्सलियों ने अंदर तक प्रचार करने जाने दिया। यही वजह है कि सत्ता में आते ही कांग्रेस ने नक्सल डीजी को राज्य के डीजीपी का चालू प्रभार दे दिया। इस दौरान किसानों की कर्ज माफी को लेकर सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी किसान का कर्ज माफ नहीं हुआ है। इस वजह से इस सरकार को बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं और उन्होंने सरकार से इस्तीफे की मांग की है। चंद्राकर ने कर्ज माफी की घोषणा को राज्य के किसानों के साथ धोखा करार दिया। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि अगर कर्ज माफी हुई है तो किसी भी किसान के खाते में ऋण माफी का नो ड्यूज लिखा हुआ दिखा दीजिए। उन्होंने कहा कि सरकार को यह बताना चाहिए कि वह सोसाइटी एक्ट की किस धारा के तहत सोसाइटियों को कर्ज माफी का निर्देश दे रही है। चंद्राकर ने चुनाव के दौरान कांग्रेस भवन में कर्ज माफी के लिए गंगाजल लेकर सौगंध खाने पर भी कटाक्ष किया। भाजपा के पूर्व विधायक जयंती भानुशाली की हत्या के मामले में बुधवार को रेलवे पुलिस द्वारा दर्ज मुकदमे में भाजपा नेता व पूर्व विधायक छबिल पटेल, उनके बेटे व एक महिला समेत 6 को संदिग्ध रूप में नामजद किया गया। भाजपा के पूर्व विधायक जयंती भानुशाली की हत्या के मामले में बुधवार को रेलवे पुलिस द्वारा दर्ज मुकदमे में भाजपा नेता व पूर्व विधायक छबिल पटेल, उनके बेटे व एक महिला समेत 6 को संदिग्ध रूप से नामजद किया गया है। भुज से अहमदाबाद लौटते समय भानुशाली की सोमवार की देर रात चलती ट्रेन से एसी कोच में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में कच्छ जिले के गांधीधाम रेलवे पुलिस थाने में अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। भानुशाली के भतीजे सुनील की शिकायत पर दर्ज रिपोर्ट में विरोधी छबिल पटेल पर हत्या करवाने का आरोप लगाया गया है। रिपोर्ट में छबिल के अलावा उनके बेटे सिद्धार्थ पटेल, मनीषा गोस्वामी, जयंती ठक्कर, उमेश परमार और सुरजीत भानु को संदिग्ध के रूप में नामजद किया गया है। भाजपा नेता भानुशाली कच्छ जिले के अबड़ासा विधानसभा क्षेत्र से वर्ष 2007 से 2012 तक विधायक रहे। वर्ष 2012 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव में उतरे छबिल पटेल ने उन्हें हरा दिया था। 2 साल बाद ही छबिल भाजपा में शामिल हो गए। इसके बाद विधानसभा उपचुनाव व 2017 के चुनाव में छबिल कांग्रेस प्रत्याशी से हार गए। इस दौरान सुनील ने आरोप लगाया कि छबिल दोनों चुनाव में मिली हार के लिए उनके चाचा भानुशाली को जिम्मेदार मानते थे। भानुशाली के राजनीतिक करियर को समाप्त करने के लिए छबिल और उनके सहयोगियों ने एक आपत्तिजनक सीडी बना ली थी। छबिल और उनके साथियों ने ही षड्यंत्र करके उनके चाचा भानुशाली की हत्या करवा दी।